हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में सुनील अभिव्यक्ति दिल्ली फॉर्जिनगर से आप सबका स्वागत करता हूं। इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 चैप्टर नंबर 6 एक्स यूपी इंटरव्यूअर अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक लेखक, दिल्ली में प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर, अनअकैडमी का एजुकेटर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की जर्नी, और जिसमें हम सीखेंगे कि किस प्रकार से सतत विकास की अवधारणा को प्राप्त किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 6 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स मेंस बोथ। 5 पिलर्स इस चैप्टर के। इंडियाज प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, हम कहाँ खड़े हैं और हमारे यहाँ अभी पर्यावरण की स्थिति क्या है, क्लाइमेट चेंज पे कुछ बातें, यानी सर्वे क्या कह रहा है, यानी हमारे देश के नीति निर्माता क्या कह रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस का मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है। और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत क्या क्या नई पहले कर रहा है फॉर पीटी, इंपॉर्टेंट। 1-2 पहले ऐसी हैं जो आपको बड़ी पसंद आएंगी। तो 5 पिलर हैं इस चैप्टर के, यानी 5 खंडों में हम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के साथ, तो आप यूपीएससी की तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। ये मेरे बारे में जानकारी है। और अगर आप अनअकैडमी का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो 50% अभी ऑफ चल रहा है जीएस और सीसेट मॉक टेस्ट पर। लर्नर परफॉर्मेंस इंडेक्स आप एडमिशन ले सकते हैं, और वीडियो सोल्यूशन भी आपको मिला। कॉम्बैट तो आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, इसको हमेशा इस्तेमाल करें। आपको टेस्ट देने का मौका तो मिलता है, सीखने का मौका मिलता है, एनालिसिस होता है, बट उसके साथ साथ आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम है, जिसमें आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन 2 प्रकार से लिया जाता है, प्लस और आइकॉनिक। प्लस और आइकॉनिक में अंतर इतना बस, आइकॉनिक में आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है। 1 साल, 2 साल, 3 साल के कोर्सेज होते हैं जो आपको यानी बेहतर लगे उस कोर्स में आपको प्रवेश करना है। और अगर आप ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं केवल, तो आप ऑप्शनल भी पढ़ सकते हैं। यहाँ मैं हिंदी लिटरेचर पढ़ाता हूँ, आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अन्य लगभग सभी विषय यहाँ पर कराए जाते हैं विभिन्न एजुकेटर्स के द्वारा। और अगर आप लोन लेकर के यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो भी 0% इंटरेस्ट रेट है, नो प्रोसेसिंग फी के साथ आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। और बेनिफिट क्या होता है, यानी जो आपका आइकॉनिक होता है वो उसमें बहुत होता है, यानी 1-to-1 आपको अनअकैडमी अपने एक्सपर्ट के द्वारा क्या करती है, यानी आपको गाइडेंस प्रदान करती है। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 बजट एनालिसिस हम लोग करने जा रहे हैं, मैं और आदरणीय रमेश सिंह सर, आज रात को 8 बजे। तो आप लोग जरूर आज की क्लास में बने, जिसमें हम लोग पूरे सर्वे का बेहतर एनालिसिस करेंगे, और जिससे आपको मेरी क्लासेस का और आनंद मिलेगा, क्योंकि सर एक बड़े एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिक्स के बड़े विद्वान हैं। तो उनके सानिध्य में हम दोनों लोग, यानी आप और हम सब सीखेंगे भी और कुछ और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बात के साथ कि इस बार की इकोनॉमिक सर्वे की थीम है द एजाइल अप्रोच, चुस्त दुरुस्त अप्रोच। चैप्टर 6 सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपके सामने है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक चीज। यहाँ पर 5 पिलर्स ऑफ द चैप्टर। तो 5 पिलर्स में सबसे पहले ये सारांश है, तो आपको इसको देखने की जरूरत नहीं, आगे सब डिटेल दिया गया है, याद रखिएगा। सभी कुछ है, ये सारांश होता है चैप्टर का, बट आगे इसका डिटेल दिया गया, तो हम यहाँ पर समय क्यों गंवाएं। मेंस के लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आपके सामने। समाज अध्ययन प्रश्न पत्र 3 और संरक्षण पर्यावरण प्रदूषण क्षरण पर्यावरण प्रभाव का आकलन। तो ये एनवायरनमेंट के संरक्षण पर कोई भी प्रश्न आएगा तो देखिए हमें क्या सीखने को मिला। IQI पे इंटरलिंकिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम कि यानी हमें पर्यावरण पर कोई भी विषय अगर आता है तो वहाँ इकोनॉमिक सर्वे भी लिखना है, यानी इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 में जो जो बातें कही गई हैं, इसके साथ बजट 22-23 में पढ़ा चुका हूं, जो जो बातें इन्वायरमेंट को लेकर के कही गई हैं, इन दोनों बातों को आपको इस यूनिट में लाके मिक्स करना है। इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल अप्रोच या इंटरलिंकिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। आइए चलते हैं। पहला जो पॉइंट है, इंडिया की प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, यानी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, भारत की प्रगति सतत विकास लक्ष्यों पर कितनी है। तो सतत विकास लक्ष्य एक बार आप देख सकते हैं 17 गोल है। किस लिए हैं ये 17 गोल, जिससे वो विश्व को ट्रांसफॉर्म कर सकें, परिवर्तित कर सकें। किसके हैं, यूनाइटेड नेशन के। और क्या है, पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर,
तीसरा गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, चौथा क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा जेंडर इक्वालिटी, छठवां क्लीन वाटर और सैनिटेशन, सातवां अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आठवां डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन्थ है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर क्या है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज है चैप्टर नंबर 10, 11 है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, और फिर 13 है क्लाइमेट एक्शन, 14 है लाइफ ब्लो वाटर, और 15th है लाइफ ऑफ लैंड, 16th है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, 17 है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ये आप यहां देखें 17 के 17 लक्ष्य हैं। तो अब कहा गया है कि भारत कहां पर खड़ा है इन लक्ष्यों में, यानी हम इसको प्राप्त करने की दिशा में कहां तक आगे बढ़े। तो यह इंडेक्स कौन निकालता है? ऑब्वियस है नीति आयोग की तरफ से निकाला जाता है इंडिया की प्रोग्रेस को नापने के लिए, याद रखिएगा, ठीक है ना। और एसडीजी इंडिया इंडेक्स बेसलाइन रिपोर्ट निकालता है कौन? नीति आयोग। क्या निकालता है? एसडीजी इंडिया इंडेक्स बेसलाइन रिपोर्ट निकालता है, याद रखिए। तो ऐसे में एसडीजी जो भारत में नीति आयोग निकालता है तो उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि भारत सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है। अगर 17 लक्ष्यों को देखें तो भारत यहाँ पर यानी लगभग सभी क्षेत्रों में अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे यानी 16 के 16 क्षेत्रों में बेहतर कर रहा है, ऐसा नीति आयोग का मानना है। तो यानी अब सतत विकास लक्ष्यों पर कोई प्रश्न आए, मान लीजिए कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत की दशा और दिशा, इस फिलॉसफी को लेकर के कोई प्रश्न पूछे तो ऐसे में नीति आयोग और इकोनॉमिक सर्वे 21-22 का जिक्र करते हुए आप कहेंगे कि भारत बेहतर प्रगति की दिशा में है, याद रखिएगा। तो एसडीजी इंडेक्स से निकालता है, ठीक है ना। तो ये हो गया, आपने देख सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इतनी सी बातचीत की गई। अब इसके बाद क्या है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज और, यहां पर पीटी का भी क्वेश्चन है। पीटी का क्वेश्चन क्या है कि ये जो नीति आयोग निकालता है एसडीजी इंडिया इंडेक्स, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य है, याद रखिएगा, यही सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत की प्रगति का मूल्यांकन करना। तो पीटी में अगर आ गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स जो नीति आयोग के द्वारा निकाला जाता है उसका उद्देश्य क्या है, तो एक पीटी का क्वेश्चन यहां पर मैंने करा दिया। उसका उद्देश्य है सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल गोल्स, ठीक है ना, हम किस प्रकार और कहां तक प्राप्त कर रहे हैं। तो ये आप एक पीटी का क्वेश्चन भी दिमाग में रखिएगा। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग अ ग्रीनर फ्यूचर, अब आप देखिए यानी बजट में क्या क्या प्रावधान कर दिया गया उसके बारे में भी। तो यहां पर ग्रीनर फ्यूचर यानी पर्यावरण मित्र हम विकास करेंगे, यानी पर्यावरण और विकास के मध्य संतुलन के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको, यानी GS3 इन्वायरमेंट के संरक्षण को लेकर के, जैसे मान लीजिए अगर मुझे पेपर सेट करना हो तो मैं एक क्वेश्चन यहां पर मेंस का बना दूं कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, पर्यावरण संरक्षण को लेकर आर्थिक सर्वे 2021-22 और बजट 2022-23 पर चर्चा कीजिए, यानी इन पर चर्चा कीजिए कि इनमें क्या क्या कहा गया है, इन पर चर्चा कीजिए। ऐसे प्रश्न आने चाहिए डायरेक्ट। और अगर आप इनडायरेक्ट इसको लेते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्वियस यार, अगर हम सतत विकास लक्ष्यों पर यानी एसडीजी गोल पर क्वेश्चन आता है सतत विकास लक्ष्यों पर, और उसमें एक लक्ष्य क्या है यानी पर्यावरण का संरक्षण, क्लाइमेट चेंज है ही। तो ऐसे में भारत सरकार एसडीजी लक्ष्यों पर क्लाइमेट चेंज को संबोधित करने के लिए क्या नीति अपना रहा है, यानी ये जो 13 नंबर है, ये जो 13 नंबर है क्लाइमेट एक्शन, भारत क्या क्लाइमेट एक्शन ले रहा है। अगर आपसे यही प्रश्न पूछ ले कि सतत विकास लक्ष्यों में जलवायु कार्य योजना महत्वपूर्ण है सभी देशों के लिए, इस दृष्टिकोण से भारत की क्या पहले है, भारत क्या कर रहा है, तो आप इकोनॉमिक सर्वे और बजट का उल्लेख करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो फिर क्लासिकल आंसर नहीं होगा, फिर होगा कि सामान्य।
तो ये हो गया, यानी इस प्रकार की चीजें आप लिख सकते हैं। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण एक और बिंदु है, वो महत्वपूर्ण बिंदु मेरे प्यारे बच्चों, जीएस पेपर 4 इथिक्स 2 बारी क्वेश्चन पूछा है, एक बार केस स्टडी में और एक बार थ्योरी पार्ट में। कहां पर? एक बार केस स्टडी में और एक बार थ्योरी पार्ट में। तो केस स्टडी में क्या पूछ रहा है? केस स्टडी में क्या पूछ रहा है? तो केस स्टडी में पूछ रहा है कि भाई कुछ ऐसी साध्य रणनीति बनाइए कि जिससे पर्यावरण को नुकसान भी ना हो और विकास भी चलता रहे। तो पर्यावरण और विकास में कैसे बेहतर संबंध बनेगा, विकास यानी समृद्धि यानी जीडीपी, इसके बारे में आपसे स्ट्रेटजी पूछा था। तो आप लिख नहीं सकेंगे कि अगर हम बजट 2022-23 को देखें, अगर हम इकोनॉमिक सर्वे 21-22 को देखें, तो पर्यावरण और विकास के मध्य साध्य रणनीति सामने रखी गई है। तो आप लिखिएगा, अगर हम बजट 2022-23 को देखें तो क्या क्या लक्ष्य रखे गए हैं जो पर्यावरण और विकास के अंतर संबंधों को ध्यान में रखते हुए अपनाए गए। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीनर फ्यूचर के लिए यानी ग्रीन अर्थव्यवस्था के लिए लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अपनाने की बात की, यानी हम विकास की स्ट्रेटजी जो बनाएंगे उसमें कार्बन का उत्सर्जन कम हो। और उसके लिए जो पहल की गई है, पहली पहल है वो क्या है? यानी सौर पैनल के घरेलू उत्पादन के लिए क्या किया गया? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, पीएलआई स्कीम। अब आप देख लीजिए, क्लियर है? अब आप यहां पर देखिए, यानी सोलर पैनल के घरेलू उत्पादन के लिए क्या किया गया है? क्या किया गया है? पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे दी गई है। ठीक, इससे क्या होगा कि देश में सोलर इकोनॉमी तो क्रिएट होगी, उसके साथ साथ कार्बन उत्सर्जन पर भी नियंत्रण लगेगा। सोलर इकोनॉमी मतलब हम एक्सपोर्ट करेंगे एनर्जी का। तो पीएलआई स्कीम, प्लीज पीएलआई स्कीम आप लोगों को पता है, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, अभी उद्योग वाले चैप्टर में फिर से आएगा ये। फिर इसके बाद क्या कहा गया कि यानी जो वेस्टेज है उसका हम इस्तेमाल करेंगे, यानी हम ट्रांजिशन टू सर्कुलर इकोनॉमी, यानी जो भी इकोनॉमी के वेस्ट है उसको हम रिसाइकल करके और फिर ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगे। फिर इसके बाद देख सकते हैं आप, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी अपनाई गई, जिसके बारे में द हिंदू में मैंने आपको विस्तार से कराया। ठीक है, क्या है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी? बैटरी स्वैपिंग मतलब अदला बदली करना, यानी कि आप एक स्टेशन होगा, स्वैपिंग स्टेशन, आपकी बैटरी चलते चलते कम हो गई, जैसे पेट्रोल डीजल कम हो जाता, आप जाएंगे और उसके बाद वहां पर आप अपनी बैटरी एक्सचेंज कर लेंगे। तो ये क्या करेगा? ये जो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी है, ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतों को भी कम करेगा और लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदने के लिए प्रेरित भी करेगा। तो जब इलेक्ट्रिक गाड़ियां आएंगी तो क्या होगा? ग्रीनर फ्यूचर, कार्बन का उत्सर्जन कम होगा। इसके अलावा अब अगली चीज आपने क्या पढ़ी? ग्रीन बॉन्ड्स लाए जाएंगे। ग्रीन बॉन्ड्स, भैया ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं? यानी ग्रीन बॉन्ड क्या है? ये फिक्स्ड इनकम की तरह एक निवेश मॉडल है जिसके जरिए सरकार पर्यावरण और क्लाइमेट में हो रहे बदलाव के लिए धन इकट्ठा करेगी। ठीक है ना? तब आप देख सकते हैं ग्रीन बॉन्ड यानी जो पैसा आएगा उसका इस्तेमाल वनों के विकास में, क्लीन एनर्जी के विकास में खर्चा किया जाएगा। अब आप देखिए, इसके अलावा फिर आप देखिए क्या कहा गया कि यानी केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और प्रारंभ में गंगा के किनारे के किसानों पर ध्यान दिया जाएगा, रसायन मुक्त कृषि। तो आप ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, यानी पर्यावरण और विकास के मध्य साध्य रणनीतियों, उसके लिए बजट में क्या क्या प्रावधान किया, पर्यावरण संरक्षण के लिए या भारत सरकार ने जो पंचामृत लक्ष्य COP26 में घोषित किए उसके लिए क्या क्या उपाय किए हैं, ये आपके सामने। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया से पढ़िएगा, आपको मजा आएगा। आई होप आप समझ गए हैं इन पॉइंट को। एक बार मुझे बताएं, क्या बच्चों समझ में आया कि नहीं समझ में आया है? एक बार फटाफट बताएं। ठीक है,
क्लियर है बच्चे? एक बार बताएं मुझे फटाफट। ठीक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सर्कुलर इकोनॉमी की संकल्पना भी आपके सामने नई है, इस पर आप विचार करिएगा। ठीक है ना? सर्कुलर इकोनॉमी में आप सबको मैंने हिंदू में पढ़ा है, 3R होते हैं। 3RS, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। क्या करिए? रिसाइकल, सर्कुलर इकोनॉमी, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। किस लिए होते हैं? जिससे कि हम धारित आर्थिक विकास लेकर के चल पाए। क्या लेकर के चल पाए? धारित आर्थिक विकास। ठीक है ना? यानी एक ऐसी प्रणाली जो क्लाइमेट चेंज के नुकसान को रोकती है, बायोडायवर्सिटी की हानि को रोकती है, अपशिष्ट और प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटती है, इसे हम सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है? यानी रिड्यूस, जहां पर भी कार्बन उत्सर्जन करने की संभावना उसको कम करें। रीयूज, यानी कि जो भी मटेरियल आपके है उसको आप रीयूज कैसे करें। फॉर एग्जांपल जैसे पराली वगैरह जलती है तो उसको हम क्या बना दें? उसको खाद के रूप में कन्वर्ट कर दें। और फिर रिसाइकल, इसको बोलते हैं हम सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है? तो इस कॉन्सेप्ट को आप पढ़े रहिएगा, फ्यूचर में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी मैं हिंदू में डिटेल्स ये सब करा चुका हूं। अब फिर देखिए बजट में क्या दिया गया। एनवायरमेंट, फॉरेस्ट्री और वाइल्ड लाइफ को बजट में 38% ज्यादा दिया गया। तो आप देख सकते हैं एलोकेशन 2022-23 में देखिए 670 था 21-22 में और 930 कर दिया गया। तो इसका मतलब पर्यावरण को संबोधित कर रही। अब मान लीजिए आपसे पूछे कि COP26 में भारत सरकार ने पंचामृत के लक्ष्य को सामने रखा। अभी आगे दिया गया पंचामृत के लक्ष्य। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है कि 2070 तक भारत को कार्बन न्यूट्रल होना। तो कार्बन न्यूट्रल होना है तो सरकार की कार्यनीति पर कोई प्रश्न आएगा कि सरकार क्या काम कर रही है। आपके सामने देख सकते हैं, बस इसको रट लीजिए, इस बजट आवंटन को, क्लासिकल आंसर आपका तैयार हो गया। ठीक है? क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों? बस देखिए, मजा ही मजा, मजा भी मजा। अब नीति आयोग आपके एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड में जो निकालता है, नीति आयोग क्या निकालता है? एसडीजी इंडिया डैश इंडेक्स और डैशबोर्ड। कौन निकालता है? नीति आयोग। क्यों? 17 सतत विकास लक्ष्यों में भारत की स्थिति कहां है। ठीक है? तो आप देख सकते वह 20-21 में 66 हो गया, जो 19-20 में 60 था और 18-19 में 57 था। यानी लगातार हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड में अच्छा कर रहे हैं। 18-19 में 57 पे थे, फिर उसके बाद 20-21 में जो है हम कहां पहुंच गए? 66 पे। 19-20 में हम कहां थे? 60 पे। तो आप देख सकते हैं अच्छा कर रहे हैं। यानी महामारी थी जब इकोनॉमिक सर्वे आ रहा, वो कह रहा फिर भी 15 एसडीजी टारगेट पर भारत ने काम किया, उसमें से 8 में भारत ने अच्छा किया। अच्छी बात है। अब दूसरा पॉइंट आता है स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट, पर्यावरण की स्थिति, यानी वन, प्लास्टिक और अपशिष्ट प्रबंधन, जल और वायु, इन पर क्या क्या चीजें हैं अब हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। आई होप आप इस चीज को समझेंगे। ठीक है बच्चों? और जो जो टर्मिनोलॉजी आ रही उन सब पर आपको बहुत बेहतर ढंग से मेरे प्यारे बच्चों काम करने की आदत डालनी। अब वन पर पूरी रिपोर्ट आ चुकी है, मैंने हिंदू में भी आप लोगों को कराई है। देखते हैं सर्वे में क्या क्या है। यानी रिकॉर्डेड वन क्षेत्र जो सरकारी रिकॉर्ड में होता है, वह आंकड़ा यहां पर रखा जाएगा। यानी अब वन क्षेत्र का एक आइडिया है। फॉरेस्ट एरिया, अगर पीटी में प्रश्न पूछ जाए कि पूरे विश्व में निम्नलिखित में से किस देश में फॉरेस्ट एरिया
2022 में फॉरेस्ट एरिया में सबसे ज्यादा कहां कहां है, तो आप देख सकते हैं, यानी सब रशिया, फिर ब्राजील, कनाडा, यूएसए और चाइना। और भारत का स्थान है 10th यानी 10वां। तो ये पीटी का फैक्ट आप याद रखिएगा। आप अब उसी को चित्र में टॉप 10 कंट्री जो फॉरेस्ट एरिया है याद रखिएगा, इधर फॉरेस्ट एरिया। तो रशिया, बाप रे बाप, ब्राजील, फिर कनाडा, फिर यूएसए, फिर चाइना, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर डीआरसी, फिर इंडोनेशिया, पेरू और इंडिया। डीआरसी मीन्स मेरे प्यारे बच्चों डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। तो आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक फैक्ट आपका मजेदार हो गया कि नहीं, पीटी के लिए मजा आया, पीटी के लिए हो गया ना, और पिक्चर के माध्यम से आप एकदम आनंद उठाइए। अब आता है इन शीर्ष 10 देशों में, बाप रे बाप, इन 10 में अगर पूरे विश्व में हम 100 वन मान लें तो 66 यही है, 66% तो यहां इन 10 देशों में। 2020 में अगर हम आंकड़ा देखें, यह भी पीटी में आ चुका है, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट हिस्सा वनों से आच्छादित है? 24%। अक्सर हम पढ़ते थे 23 पॉइंट समथिंग समथिंग, अब हो गया 24% हमारा। यानी हम जहां पर खड़े हैं यहां पर तो हमारा कुल 24 होना चाहिए, और सॉरी है, बट होना कितना चाहिए? राष्ट्रीय वन नीति के हिसाब से 33% भू क्षेत्र का वन होना चाहिए, याद रखें। अब आप कभी कभी समझते हैं, अगर आपसे कोई पूछे भाई जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्या किया जाए, तो भाई 24 से 33% तक आप वन एरिया बढ़ा दो, क्लाइमेट चेंज अपने आप रुक जाएगा। आज हम कहते हैं ना कि प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा आती हैं और समथिंग, क्यों हुआ? क्योंकि वन क्षेत्र 33% होना चाहिए, है ही नहीं। यह विश्व के कुल वन क्षेत्र का 2% था। देखिए कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट, यानी टोटल विश्व का जो वन क्षेत्र यानी 100, उसमें से 2% हिंदुस्तान में है, याद रखें। बट एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, अगर हम एनुअल नेट गेन का आंकड़ा देखें फॉरेस्ट एरिया का 2010 से 20 के बीच में, यानी हमने वार्षिक शुद्ध वनीकरण में 2010 से 20 तक वृद्धि कितनी की है, तो बड़ी अच्छी है। यानी हम विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर रहे, तो यानी हम वनों में वृद्धि कर रहे हैं, याद रखें। ठीक है। और ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2021 आई है, जो मैंने आपको इकोनॉमी उसमें कराया है हिंदू में, वही चीज देख सकते हैं आप, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। तो ये आप यहां पर देख सकते हैं। क्लियर बच्चों, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। टॉप 10 कंट्रीज बाय फॉरेस्ट एरिया इन 2022। तो ये कलर है, क्या है? परसेंट ऑफ कंट्री एरिया और परसेंट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट एरिया, यानी पूरे विश्व में जल जो वन क्षेत्र है उसमें कितना हिस्सा है और देश में कितना हिस्सा है। तो ब्राजील आपके सामने देख सकते हैं, हाँ रशिया, ठीक है ना। ब्राजील में आप देखिए कुल कंट्री के एरिया का 59% है फॉरेस्ट एरिया, बाप रे बाप, और पूरे विश्व का 12% है, बाप रे बाप, ये मतलब ब्राजील। फिर नंबर 2 पे पेरू है, पूरी भूमि का 57% वन है और 2% पूरे विश्व का हिस्सा है। ऐसे ही डीआरसी का, और ऐसे ही रशिया, इंडोनेशिया, कनाडा, यूएसए, इंडिया देख सकते हैं। इंडिया पूरे विश्व का 24% है कंट्री, यानी हमारे देश का जो पूरा क्षेत्रफल उसमें 24% क्या वन है, और पूरे विश्व में अगर हिस्सा देखें तो 2% है। तो आप ऐसे ही निकाल आपके सामने आंकड़ा। तो ये फैक्ट था ब्राजील। अगर आप इस चार्ट को नहीं देखते तो शायद आप एग्जाम में अगर पूछता तो आप रशिया मार देते कि नहीं मार देते? ऑनेस्टी के साथ बताइए, रशिया मार देते कि नहीं? तो बहुत बढ़िया। और ब्राजील ऑप्शन में ना होता तो पेरू तो मारते ही नहीं। अगर परसेंट कंट्री एरिया पूछता तो पेरू तो मारते ही नहीं मारते, ठीक है। पेरू भी ना होता तो डीआरसी तो मारते नहीं, रशिया ही मारते या इंडोनेशिया मार देते। तो प्लीज ध्यान रखिएगा इसको अच्छे से, बहुत अच्छा पॉइंट है। फिर इसके बाद भारत के बारे में एक अच्छी चीज है कि भारत ने 2010 से 20 के बीच
प्रत्येक वर्ष यानी 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 वन क्षेत्र का लगभग 0.38% जोड़ा है। राज्यों में मध्य प्रदेश में 2021 में भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र था, पीटी का फैक्ट। तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र फॉरेस्ट एरिया कहां है? एमपी में है। और नंबर 2 पे अरुणाचल प्रदेश में, नंबर 3 छत्तीसगढ़, नंबर 4 ओडिशा, नंबर 5 महाराष्ट्र। तो पीटी फैक्ट, पीटी फैक्ट, पीटी फैक्ट, पीटी फैक्ट याद करिएगा, ठीक है ना। ये डायग्राम देखने की जरूरत थी, मैंने इसका आंकड़ा ऊपर ही बता दिया गया है। ये वही बोल रहा, टॉप 10 कंट्रीज बाय एवरेज एनुअल नेट गेन इन फॉरेस्ट एरिया। तो सबसे ज्यादा चाइना ने किया है, नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 पे इंडिया। 3 देख लीजिए। अरे अभी आपने पढ़ा था ना भैया, यहां पर कहां पर कि 2010 से 20 के बीच वन क्षेत्र में जो औसत वृद्धि हुई है उसमें भारत विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। वही चीज आप पढ़ रहे हैं। नंबर 1 पे कौन है? चाइना। तो ये भी पीटी का क्वेश्चन। टॉप 10 कंट्रीज में जो एवरेज एनुअल नेट गेन हुआ फॉरेस्ट एरिया 2010 से 20 के बीच में, उसमें नंबर 1 पर कौन है? या अनुक्रम पूछ ले, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो आप देख सकते हैं यहां पर कौन है? चाइना, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। टॉप 5 स्टेट इन इंडिया फॉरेस्ट कवर, यानी जो वन कवर है 2021 में, टॉप 5 स्टेट कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। और कई कलर में, ये सब इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 याद रखिएगा। पहला है जो रेड कलर से, वेरी डेंस फॉरेस्ट। और यहां डेफिनेशन भी दिया हुआ है। वेरी डेंस फॉरेस्ट का मतलब होता है ऑल लैंड्स विद ट्री कैनोपी डेंसिटी ऑफ 70%, यानी जहां पर घनत्व तो 70% से ज्यादा है, ठीक है। दूसरा मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ये कलर है आपके सामने, ठीक है। इसमें क्या होता है? ऑल लैंड विद ट्री कैनोपी डेंसिटी, यानी आप बस एक शब्द याद रखिएगा, ट्री कैनोपी डेंसिटी कितनी है? तो ऊपर था ट्री कैनोपी डेंसिटी 70% अगर हो, ये पीटी का क्वेश्चन भी है। अगर ट्री कैनोपी का घनत्व 70% हो तो हम क्या कहेंगे? वेरी डेंस फॉरेस्ट है। और अगर ट्री कैनोपी का घनत्व 40 से 70% के बीच में हो तो उसे हम कहेंगे मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। और तीसरा येलो कलर देखिए, ओपन फॉरेस्ट किया गया है, यानी इसमें अगर ट्री कैनोपी का घनत्व 10 से 40% है, याद रखेगा। और उसके बाद ये कलर, टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है अब आप देखिए। और टोटल फॉरेस्ट कवर जो निकाला जाता है वो किससे निकाला जाता है? परसेंट ऑफ स्टेट ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कि पूरे राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में कितना परसेंट फॉरेस्ट कवर है, दैट्स कॉल्ड टोटल फॉरेस्ट कवर। ये आप ध्यान रखें। तो आई होप, और इसको आप ये देखिए, इससे आंका गया है ये वाली आंक। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। तो आप देखिए, अगर वेरी डेंस फॉरेस्ट देखेंगे, यानी ये कलर आप ध्यान रखिएगा। तो मैं इसको अगर ब्लैक पेन ले लूं तो, क्योंकि इसमें कोई ब्लैक कलर है नहीं, तो बहुत अच्छा दिख जाएगा। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? एकदम प्रीलिम्स की शानदार तैयारी हो रही है। वेरी डेंस फॉरेस्ट आप देखिए तो ये मध्य प्रदेश में 7 है, अरुणाचल प्रदेश में 21 है, छत्तीसगढ़ में 7 है, उड़ीसा में 7 है, महाराष्ट्र में 9 है। तो इसका मतलब है वेरी डेंस फॉरेस्ट कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ज्यादा नंबर 1 पीटी के लिए याद करिए। फिर दूसरा ये देखिए, ब्लू कलर, मॉडरेटरी डेंस फॉरेस्ट, यानी 40 to 70% ट्री कैनोपी वाले। तो आप देखिए कहां है? 34% मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में 30, छत्तीसगढ़ में 32, ओडिशा में 21 और महाराष्ट्र में 21, यानी कि जो मॉडरेटली हैं वो सबसे ज्यादा कहां है? याद कर लीजिएगा, एमपी में। फिर इसके बाद ओपन फॉरेस्ट, यानी खुले, क्या हो गया? ओपन फॉरेस्ट, जहां पर 10 से 40% की ट्री कैनोपी है उन्हें हम ओपन फॉरेस्ट कहते हैं। तो आप देखिए, वो मध्य प्रदेश में 37 है, अरुणाचल में 15 है, छत्तीसगढ़ में 16 है, ओडिशा में 24 है और महाराष्ट्र में 21 है। तो सबसे ज्यादा कहां हो गए? यानी हो गया मध्य प्रदेश, मेरे प्यारे बच्चों। अब आता है टोटल फॉरेस्ट कवर। तो टोटल फॉरेस्ट का जो क्षेत्र है
वो आप देख सकते हैं एंटीना खड़ा, क्योंकि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल बड़ा भाई, तो क्षेत्रफल आप देखिए 77, मध्य प्रदेश नंबर 1 पे, नंबर 2 पे अरुणाचल, नंबर 3 पे छत्तीसगढ़, नंबर 4 पे उड़ीसा, नंबर 5 पे महाराष्ट्र। बट परसेंट में अरुणाचल प्रदेश है और क्षेत्रफल में आप देख सकते हैं। मजा आया कि नहीं मजा आया? ठीक है ना। अब इसके बाद आता है एक आखिरी वाला, ये डैश 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 बना है, टोटल फॉरेस्ट कवर एज परसेंट ऑफ स्टेट ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, इसी से चौथे से जुड़ा हुआ, बट टोटल फॉरेस्ट, तो एमपी का कुल भू क्षेत्र का 25% फॉरेस्ट कवर है। ठीक है ना। बाप रे, अरुणाचल प्रदेश का 79% फॉरेस्ट कवर है। छत्तीसगढ़ का 41% है, उड़ीसा का 34% है और महाराष्ट्र का कितना 17% है। ये डेटा भी याद रखिए, तो यानी अरुणाचल प्रदेश का 79, बाप रे। ठीक है, तो ये आंकड़े आप ध्यान रखिएगा। मजा आया कि नहीं? अब पीटी के कितने क्वेश्चन बन गए आप सोच भी नहीं सकते। अब आप बना के प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मेरा काम क्या है, इसीलिए देखो, मैं जो काम आप कर सकते हैं वो मैं नहीं करने में बिलीव करता हूं, जो काम बच्चे नहीं कर सकते इजीली वो काम करने में बिलीव करता हूं। ये मेरी टीचिंग स्टाइल है, यानी आपको कॉन्सेप्ट मैं देना चाहता हूं, इसके साथ गवर्नमेंट की जो भी कंटेंट होते हैं, इकोनॉमिक सर्वे हुआ, बजट हुआ, इतना डेप्थ में, इतने बड़े स्तर पर आप लोग बताइएगा कि क्या पढ़ाया गया है। और कुछ दिग्गजों ने तो यहां तक कह दिया है कि इस बार का इकोनॉमिक सर्वे बेकार है। अब आप बताइए, काम का नहीं है, यानी ज्यादा काम का नहीं, ये सब काम के नहीं है। लेकिन वही है कि जैसे हम लोगों की आवाज क्या है, नक्कार खाने में तूती की आवाज, अच्छी बातें बोलते रहते हैं, प्रसारित नहीं होती है। और कोई बंदा ये कह दे, जिनके सब्सक्राइबर्स थोड़े ज्यादा हो, तो वो क्या कह दे कि और थोड़ा उम्र ज्यादा हो, लंबे समय से पढ़ा रहे हो, इस बार का सर्वे बेकार है, तो आप एकदम 100% हाँ इस बार का सर्वे बेकार है। बट कोई चीज बेकार नहीं होती। आप ये बताइए, गवर्नमेंट सर्वे अगर काम का नहीं होगा यूपीएससी के लिए, तो फिर कैसे, ये क्या ये सारी चीजें आपको आनी नहीं चाहिए? डायरेक्ट नहीं भी आएगा, मैं कह रहा हूं, चलिए नहीं पूछेगा, कॉन्फिडेंस तो रहेगा ना, पढ़ के जा रहे हैं। तो ये देखिएगा। अब आते हैं वही सारी बातें वन क्षेत्र के उच्चतम प्रतिशत के मामले में। अब ये भी देखिए, सब ये पीटी का क्वेश्चन है, क्या है, और वन क्षेत्र के उच्चतम प्रतिशत के मामले में शीर्ष 5 राज्य हैं, यानी कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन सबसे ज्यादा मिजोरम, फिर अरुणाचल, फिर मेघालय, फिर मणिपुर और फिर नागालैंड, याद रखेगा। तो इसका मतलब अरुणाचल जो दिया गया है यहां पर एक एग्जाम्पल के रूप में 79%, बट सबसे ज्यादा है मिजोरम में। तो यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, वो डायग्राम में केवल 5 ही स्टेट के बारे में है, तो बट जो सबसे ज्यादा परसेंट है वो मिजोरम का है, ये याद रखिएगा, वहां पर दिया नहीं गया मिजोरम का। दूसरे पे यानी नॉर्थ ईस्ट के सारे, तो प्लीज इसको आप रट लीजिएगा, परसेंट वाला ये हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद टॉप 5 स्टेट बाय परसेंट ऑफ स्टेट ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, यानी फॉरेस्ट कवर में परसेंट ऑफ स्टेट ज्योग्राफिकल एरिया, तो वही हो गया मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, जो आपने पीछे पढ़ा अभी ये जो पढ़ा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पढ़ा आपने, ये क्या है, ये इसके अंतर्गत आ गया है, ध्यान रखिए क्या आ गया इसके अंतर, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। अब आता है अगला टॉपिक, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, स्टेट ऑफ द एनवायरमेंट, यानी पर्यावरण की स्थिति। तो बस यहां पर पीटी के लिए एक पॉइंट है कि 2018 में भारत के प्रधानमंत्री ने घोषित किया कि भारत 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर देगा। एक फैक्ट बस अपने दिमाग में आप रख लीजिएगा, ठीक है ना। अब एक आंकड़ा दिया है पर कैपिटा प्लास्टिक कंजम्पशन, सोचिए, तो पर कैपिटा प्लास्टिक कंजम्पशन सबसे ज्यादा अमेरिका में होता है, ग्लोबल एवरेज 28 है, भारत तो केवल 11 करता है, इसका मतलब भारत ग्लोबल एवरेज से बेहतर है। तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा प्लास्टिक अमेरिका करता है, ठीक है ना, ठीक है। और एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पाद प्रदूषण पर चौथे यूएन एनवायरमेंट असेंबली में भारत की तरफ से बातचीत की गई।
और भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां डिटेल में नहीं करा पाया। ये जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021, इसको आप प्लीज गूगल करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैं तो एक ही 2 पॉइंट बताता और वो तो अपने आप ही आ गया है। आपको इसके अंदर घुसना है, चूंकि यूपीएससी घुस के पूछ रहा है। बस ये महत्वपूर्ण, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें कुछ भी खास नहीं था। अब आते हैं तीसरा, वाटर यानी जल, भूजल बताने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। भूजल, वाटर स्ट्रेस, ये सब प्रश्न आते हैं, कुछ खास था नहीं। अटल भूजल योजना के बारे में को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। गांव में पीने के पानी और सिंचाई की समस्या दोनों के लिए है। पीटी पूछ लेगा पीने के पानी के लिए, सिंचाई के लिए, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, दोनों के लिए, ठीक है ना। 6,000 करोड़ रुपए की लागत है। 78 जिलों यानी सभी जिलों में नहीं है। कहां से शुरुआत होगी? मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, ठीक है ना। भूजल प्रबंधन और पुनर्वास इसका लक्ष्य है, उसको ठीक करना। तो आप देख सकते हैं अटल भूजल योजना, पीटी का क्वेश्चन याद रखें, ठीक है ना। अब आइए स्लाइड देखते हैं, जिसमें क्या बताया गया है, भारत भर में भूजल संसाधन की स्थिति। आइए देखते हैं, यानी एक पिक्चर है, नेशनल कंपाइलेशन ऑन डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया, यानी जो ग्राउंड वाटर होता है वो कहां पर किस स्थिति में। बाप रे बाप, यानी सेफ ग्राउंड वाटर, यानी जहां पर अभी ग्राउंड वाटर सेफ है वो इस कलर में। देखिए जैसे ये सारे कलर बिल्कुल ये वाले, जैसे ये देखिए नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरियाज हैं, ये सब क्या है, सेफ है। सेमी क्रिटिकल, क्रिटिकल, अब देखिए ओवर एक्सप्लॉइटेड, हमें सब पढ़ने की जरूरत नहीं। ओवर एक्सप्लॉइटेड, देखिए ये कौन सा एरिया, ये वही है। कौन सा एरिया है? ओवर एक्सप्लॉइटेड, यानी ये हरित क्रांति वाला एरिया है, ध्यान रखिए। कौन सा एरिया है? हरित क्रांति वाला एरिया, ठीक है। तो आप इसमें बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं, केवल एक हरित क्रांति मुझे बताना था। नदियों के बारे में, गंगा नदी बेसिन भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन, आप सबको पता है, जो देश के 1/4 से ज्यादा भूमि क्षेत्र को कवर करता है। भारत की आबादी का लगभग 43% यहीं रहता है और भारत के जल संसाधनों का 28% इसी से मिलता है। सरकार ने ये पीटी का फैक्ट है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया? 2008 में, डेट याद रखिएगा। और 2014 में नमामि गंगे मिशन शुरू किया। पीटी फैक्ट बस इतना याद रखिएगा, नमामि गंगे मिशन जून 2014 में। उद्देश्य यानी गंगा नदी का प्रदूषण से संरक्षण और उसका कायाकल्प कर देना। और इसका संचालन कौन कर रहा है? यानी डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस, ठीक है। नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय। तो बस इतना आपको ध्यान में रखना, ठीक है, ठीक है। क्लीन गंगा एंड स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप, एसपीएमजीएस बनाया गया है, ठीक है ना। यानी ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप के द्वारा संचालित किया जाता है। ये योजना कौन संचालित करता है? तो आप याद रखें, एसपीएमजीएस के द्वारा, ठीक है। बस अब आगे बढ़ते हैं। नमामि गंगे, पूरी चीजें हैं आपके सामने, इतने करोड़ रुपए का व्यय, ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं। हेडेड बाय नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, बट अभी ये काम में नहीं है। बस आप ये वाला फैक्ट पढ़ लीजिएगा, इसके अलावा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं। इसको मत पढ़े, कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको लगाना नहीं था। बट जलाशय, रिजर्वायर्स, ये देश के लिए जल संसाधनों के एक महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, बट ये मौसम के अनुरूप होते हैं। अगर वर्षा हुई अच्छी तो फिर जलाशय भरे रहेंगे, वर्षा नहीं हुई तो बेचारे जलाशय खाली हो गए। तापमान बहुत अधिक हो गया, वर्षा नहीं हुई, जलाशय का पानी सूख जाएगा। तो रिजर्वायर के बारे में बताया गया, ये आप ध्यान रखिएगा। यानी रिजर्वायर पर कोई भी चीज आए दिमाग में रखिएगा कि ये मौसम, यानी ये वर्षा और तापमान पैटर्न से प्रभावित होते हैं, याद रखिएगा। इसीलिए एडिटोरियल में कहा गया कि रिजर्वायर का जो इस्तेमाल है उसका बड़ी बेहतर ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए, याद रखिए। लास्ट
10 ईयर में एवरेज बताया गया, तो ये आपसे पूछेगा नहीं, इसलिए आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब अगला पॉइंट आता है पर्यावरण, वायु पर्यावरण के बारे में। तो सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण प्रदूषण। उसके लिए हमने क्या किया, फिर पीटी का फैक्ट आ गया। 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी शुरू किया गया, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। कब? 2019। पीटी का प्रश्न याद रखिएगा। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनसीएपी कब शुरू किया गया? 2019 में। और इसका टारगेट क्या, यह भी पीटी का प्रश्न है। देश भर में 2024 तक ये क्या करेंगे, जो पीएम पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, जो प्रदूषणकारी स्रोत होते हैं, इनकी जो उपस्थिति उसको 20 से 30% कम करना। तो इसको रख लीजिएगा। फिर लिख देगा कि ये जो एनसी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है देश के सभी शहरों में लागू। आप कहेंगे नहीं भैया केवल 132 शहरों में लागू है, तो यूपीएससी सभी बोलता है नहीं, इंटरचेंज कर देता है फैक्ट को। फिर उसके बाद और भी कहा गया कि वायु प्रदूषण के लिए ये नहीं, और भी कई कदम उठाए गए। जैसे हम BS4 से, यानी जो हम वाहनों में जो ईंधन यूज करते हैं, उसका एक मानक है भारत स्टेज 4, जिसमें कार्बन उत्सर्जन उसके पहले के मानकों से अच्छा था। अब हम 5 में जाने के बजाय सीधा BS6 में पहुंच गए अप्रैल 2020 से, जिसका उद्देश्य था उत्सर्जन को कम करना। तो ये पीटी कब हम चले गए, अप्रैल 2020। डेट जरूर याद रखेंगे, यूपीएससी 1-2 डेट के क्वेश्चन इंटरचेंज कर देता है, ठीक है ना। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में क्या क्या शामिल है? गाइडलाइन है किसके लिए? इंडोर एयर पोल्यूशन, घर और ऑफिस के अंदर के बारे में। मॉनिटरिंग स्टेशंस लगाने की बात है कि ज्यादा से ज्यादा मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए जाएं, ठीक है ना। एयर इंफॉर्मेशन सेंटर्स बनाए जाएं जिससे डेटा का एनालिसिस किया जा सके, ठीक है ना। तो इस प्रकार की चीजें हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है उसके लिए कड़े उत्सर्जन मानदंड भी लाए गए, तो इसको आप रटिएगा। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार की तरफ से क्या क्या प्रयास किए गए हैं, इस प्रकार के प्रश्न का सीधा आंसर आप यहां से लिखेंगे। तो मेंस के टाइम पर भी तैयार रहिएगा। इस बार मैं इकोनॉमिक सर्वे मेंस के लिए पढ़ाऊंगा, सतर्क रहिएगा आप, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं। अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए संयंत्र बनाए गए। प्लास्टिक और ई कचरा प्रबंधन के लिए नई नीतियां बनाई गई। राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम का विस्तार किया गया है, आप देख सकते हैं। अब अगला और इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लाइमेट चेंज के लिए क्या क्या किया गया। तो भैया 2008 में भारत ने जलवायु परिवर्तन पर एक नेशनल एक्शन प्लान चालू किया। तो इसको तो आपको पीटी की दृष्टि याद होना चाहिए। कब? 2008 में। इसके कौन कौन से घटक हैं? 8 राष्ट्रीय मिशन इसके अंतर्गत, यानी इसके अंतर्गत 8 लक्ष्य तय किए गए। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से लक्ष्य हैं? नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, हिमालय के इकोसिस्टम को अच्छा करना। फिर अगला ग्रीन इंडिया पर नेशनल मिशन। फिर इसके बाद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर नेशनल मिशन। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज पर भी एक मिशन आरंभ किया गया। और तो ये 8 मिशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 NAPCC यानी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत। तो ये पीटी का फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। आपका होमवर्क भी है, यानी इन 8 के बारे में आप प्लीज थोड़ा थोड़ा गूगल करके पढ़ लीजिएगा, तो आपको यानी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। फिर इसके बाद अगली योजना क्या है, उसका नाम है CCAP, क्लाइमेट चेंज एक्शन प्रोग्राम। केंद्र की योजना है, 2014 में शुरू की गई, आप याद रखिएगा। और अब इसको 2025-26 तक बढ़ा दिया गया, चूंकि 5 वर्ष के लिए 14 में आई थी, 2019 में समाप्त हो जाती, लेकिन 25-26 तक बढ़ा दिया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज एक्शन। यानी अब आप देखिए क्लाइमेट चेंज के लिए भारत सरकार क्या कर रही है। सतत विकास लक्ष्य 13 को प्राप्त करने के लिए सरकार क्या कर रही है, 13। अरे भाई, जब नई शिक्षा नीति को लेकर के प्रश्न आपसे पूछ लिया कि नई शिक्षा नीति जो है, इस बार जो प्रश्न आया करंट से जोड़ करके, तो ये भी तो पूछ सकता है क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। ये धन की बात है, धन पे मत जाएगा क्योंकि ये सब आपको याद नहीं हो पाएगा। प्रोजेक्ट्स सैंक्शन
यानी कौन कौन से प्रोजेक्ट है जिनकी अनुमति मिली है अंडर द नेशनल एडाप्टेशन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज। अब देखिए NAFCC, ये क्या है? नेशनल एडॉप्शन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो आप देखिए प्रोजेक्ट भी सैंक्शन हुए। तो ये अंदर जाने की जरूरत नहीं, बस केवल ऊपर ऊपर एक बार आप पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद क्या है, अगर आप यहां पर देखें तो ये हो गया पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर D, फाइनेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के लिए वित्त, यानी जलवायु परिवर्तन से जुड़े वित्तीय जोखिमों से निपटना। यहां पे आप देख सकते हैं, क्योंकि धन चाहिए ना, क्लाइमेट चेंज के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए तो पैसा चाहिए। तो बड़ा अच्छा पीटी का फैक्ट। और आप बताइए क्या आपको ये याद था? आरबीआई ने मई 2021 में एक नई यूनिट बनाई जिसका नाम है सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप, SFG। SFG किस लिए बनाया गया? जिससे जलवायु परिवर्तन पर अगर कोई आप प्लान लेकर के सरकार आ रही है तो वित्तीय जोखिम यानी कि उसके लिए धन उपलब्ध कराया जा सके। क्या ये फैक्ट पता था? सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप क्या है? अगर ये प्रश्न पूछ लेता या पूछ लेता पर्यावरण संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा से सही है, और लिख देता मई 21 में आरबीआई ने सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप बनाया जिससे कि जलवायु परिवर्तन से जुड़े वित्तीय जोखिमों से निपटा जा सके। 1 2 फिर 1 2 1 2, केवल एक सही केवल 2 सही, क्या पकड़ पाते? तो अच्छा टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। बस यही एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पर था, अब और यहां पर कुछ नहीं है। अब अगला टॉपिक आता है, अंतिम टॉपिक है ये, इंडियाज इनिशिएटिव एट द इंटरनेशनल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टेज, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहल लाइफ। अब देखिए लाइफ क्या, पीटी में क्या पूछ नहीं सकता। और ये केवल यही नहीं, अभी मेंस का जिक्र मैं बहुत नहीं कर रहा हूं, इसलिए चूंकि पीटी का मोड में आप लोगों का कमजोर नहीं करना चाहता हूं। मेंस में सब आएगा। वैश्विक नेतृत्व की भारतीय समाज की तैयारी, यानी क्या भारत ग्लोबल लीडर है? यस, लाइफ के द्वारा भी, ISA के द्वारा भी और CDRI के द्वारा। ये तीनों संस्थाएं जब भी हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों है या समथिंग ग्लोबल लीडर के लिए भारत, तो आप दिखा सकते हो। तीनों पीटी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये तीनों क्या है? लाइफ क्या है, ISA क्या, CDRI क्या। लाइफ क्या है? यानी लाइफ का मतलब होता है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, E फॉर एनवायरमेंट, LIF, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली। यानी ग्लासगो के COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइफ का प्रस्ताव विश्व के सामने रखा। यानी उन्होंने कहा कि लाइफ, अब हमें एक अवेयरनेस चलानी पड़ेगी पूरे विश्व में कि लोग पर्यावरण संरक्षण को अपने जीवन शैली के रूप में ढालें। यानी हम और आप क्या करें? ग्रीन ग्रीन ग्रीन, जैसे हम ग्रीन फंड आए, पैसा है तो ग्रीन फंड खरीद ले, ये चीज यहां पर कहने की बात है। यानी लोगों के जीवन में आ जाए लाइफ। ये है कब दिया गया? पीटी के लिए। अब बताइए मजा आया कि नहीं मजा आया पीटी के लिए? COP26 इन ग्लासगो, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ठीक है ना, हो गया। अब इसके बाद इंडिया ने COP26 में पंचामृत दिया, पीटी का है और बहुत बार आप कर चुके हैं। अब पंचामृत के 5 पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। यानी पहला, गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता को 2030 तक 500 गीगावाट तक बढ़ाएगा। 2030 तक देश की 50% ऊर्जा जो भी नीड है उसको रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेगा। अब कह रहा वर्ष 2020, अब से लेकर के 2020 के बीच कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा। अब से यानी जब COP पर साइन किया गया। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में जो कार्बन की तीव्रता है तो उसमें 2030 तक 45% कमी लाई जाएगी और 2070 तक भारत कार्बन न्यूट्रल बनेगा, शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करेगा। तो अब ये पीटी का क्वेश्चन है, आप इसको भी याद करिए। तो यानी लाइफ पहल और COP26, तो COP26 मेंस में जब पढ़ाऊंगा ये सारी बातें आपको याद आएंगी। इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, अब बताने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। और ISA बड़ा महत्वपूर्ण है, यह भी पीटी का एक फैक्ट है। क्यों? क्योंकि UN जनरल असेंबली ने इसको ऑब्जर्वर स्टेटस दे दिया है। यानी अब ये ISA पर्यावरण पर कोई भी बहस संयुक्त राष्ट्र महासभा में हो रही तो वहां एक
अलग एंटिटी के रूप में जाएगा, अलग संस्था के रूप में जाएगा। अब आप देख सकते हैं। और भारत ने कहा कि 2030 तक हम सोलर इन्वेस्टमेंट में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाएंगे। अब आप देख सकते हैं। इंडिया का कंट्रीब्यूशन बताने की आवश्यकता नहीं, अभी उसमें मत जाइए, पीटी पढ़ रहे हैं। और तीसरा है CDRI। अब आप ISA के बारे में और डिटेल गूगल कर लीजिएगा, अगर आपको और जानना है थोड़ा गूगल का सहारा आप ले लीजिएगा। फिर आता है अगला, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहल, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजाइलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां पर यानी CDRI वैश्विक ध्यान आकर्षित कर रहा है। 2019 में इसे लॉन्च किया गया था। CDRI यानी आपदाओं को रोकने का एक सिस्टम। अब आप देखिए, इसमें अभी तक 28 सदस्य भागीदार बन चुके हैं और 7 मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस इसमें शामिल हो चुके हैं। यह भारत की पहल है, यह भारत की ग्लोबल लीडरशिप है। ठीक है, यानी आपदाओं के प्रबंधन के लिए CDRI एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर नॉलेज का एक्सचेंज किया जाएगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि जो हाई डिजास्टर रिस्क होते हैं उससे बचने में मदद मिलेगी। अब आता है अंत में निष्कर्ष, एज गिवन इन सर्वे, यानी नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स पिछले साल की तुलना में 6 अंकों का सुधार हुआ। वन क्षेत्र को भारत ने बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की। भूजल संसाधनों का प्रबंधन में अभी सुधार करने की आवश्यकता है। और अंत में है कि भाई अगर आप क्लाइमेट चेंज को संबोधित करना चाहते हैं तो क्लाइमेट फाइनेंस एक महत्वपूर्ण हथियार होगा जिसको आपको अपनाना होगा। तो ये हो गया आपका यानी समाप्त। तो आपने क्या सीखा, आप समझ सकते हैं आपने क्या सीखा। यानी आज हमारे 6 चैप्टर खत्म, कल 2 चैप्टर 7वां और 8वां, परसों 9वां और 10वां, नर्सों 11 चैप्टर आपका मैंने खत्म कर दिया। फिर वही बात कहूंगा कि मेरा थोड़ा विलंब हो जाए तो भी आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्योंकि चीजें अलग ढंग से लाता हूं, वो चीजें लाता हूं जिसकी एग्जाम में सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, तो टाइम लगता है। आज रात को 8 बजे आप सब मिलेंगे आदरणीय रमेश सिंह सर और मेरे साथ इन्हीं विषयों पर जो आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, एक्सपर्ट के रूप में सर की राय के साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, लेट्स क्रैक, गॉड ब्लेस एवरीवन, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद, थैंक यू।